महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। हमने माइकोबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लिया है और आज हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसका लैब डायग्नोसिस भी पूछा जा सकता है, पैथोजेनेसिस पूछा जा सकता है, उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो वो सब कुछ आपको याद रखना है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, पहले तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो वो क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ग्रो करते हैं। नॉन मोटाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर पाते। फिर है नॉन कैप्सुलेटेड, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, उसके सराउंड में कैप्सूल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया है उसके पास कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। फिर है नॉन स्पोरिंग। ये सारे टर्म से पहले तो आप वाकिफ होना चाहिए, ठीक है। आपको जो पहले मैंने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, फिर बैक्टीरिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मॉर्फोलॉजी हमने देख ली। फिर है एसिड फास्ट बेसिलाई, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्राम स्टेन करेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस का, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली ग्राम स्टेन आप करोगे तो अच्छे से वो स्टेन नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दी माइकोलिक एसिड। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उसकी जो सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड की बनी हुई होती है, मतलब कि लिपिड कंटेंट ज्यादा है। जब आप एसिड फास्ट एंड जेडन स्टेन करोगे तब आपको अच्छी तरह से बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखो, फिर है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजन का मीनिंग क्या है कि इम्यूनो रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। जिस सब्सटेंस की वजह से हमारी बॉडी को पता चले कि भाई हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको किल करने का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल एंटीजन है, साइटोप्लाज्मिक एंटीजन है। सेल वॉल एंटीजन में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हो गया, एराबिनोगेलेक्टिन लेयर है, माइकोलिक एसिड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर प्रोटीन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम सबको पता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? उसका मेन फंक्शन क्या है? वो शेप प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा जो भी बैक्टीरियल सेल है उसको। फिर है एराबिनोगेलेक्टिन लेयर। एराबिनोगेलेक्टिन लेयर वो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में। फिर है माइकोलिक एसिड लेयर, ठीक है। उसकी परमिएबिलिटी क्या है? बहुत ही कम परमिएबिलिटी है, इसीलिए एंटीबायोटिक है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती, ठीक है। फिर है आउटर मोस्ट लेयर, इट्स कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड एंड माइकोसाइट्स। प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर याद रखो LAM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइपोएराबिनोमेनन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजन, फैसिलिटेट सर्वाइवल विद इन द मैक्रोफाज। हम पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसलिए तब आपको पता चलेगा कि जो ये LAM है वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाज का काम क्या है हमारी बॉडी में? फॉर एग्जाम्पल ये है मैक्रोफाज। क्या है मैक्रोफाज? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो ये क्या करेगा, मैक्रोफाज उसको एंगल्फ कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा बेसिलाई बैक्टीरिया। मैक्रोफाज ने डिटेक्ट किया कि हाँ ये तो कोई फॉरेन एंटीजन है, उसको क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देखो ये हमने क्या किया, एंगल्फ कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिलाई बैक्टीरिया एंगल्फ हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये मैक्रोफाज है वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दी LAM, ओके। And next is cytoplasmic antigen include antigen 5, 6, 60 are used in the serological diagnosis of tuberculosis. Generally serological टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस रिएक्शन ज्यादा है। फिर है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन, कि भाई ट्रांसमिट कैसे होगा ट्यूबरक्यूलोसिस, एक से दूसरे को किस तरह से ट्रांसमिट होगा। तो ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग, जो एरोसोल है उसमें क्या होगे कि स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जब हम उसको इनहेल करेंगे, जब वो बेसिलाई हमारी बॉडी में इनहेल कर जाएगा तो हमें क्या हो सकता है, हमें टीबी हो सकता है। फिर है अनपास्चराइज्ड मिल्क, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई मिल्क है कंटामिनेट है, किससे, ट्यूबरकल बेसिलाई से, ठीक है। तो अगर वो हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो हमें
टीबी होने के चांसेस ज्यादा है। फिर है सीक्वेंस ऑफ पैथोजेनिक इवेंट्स, मतलब कि पैथोजेनेसिस, किस तरह से ये बेसिलाई है वो डिजीज कॉज करेगा। पहले तो ट्यूबरकल बेसिलाई इनहेल हुआ, हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, इनहेल थ्रू। फिर क्या होगा कि अपर एयरवे में वो ट्रैप हो जाएंगे, हमारे जो सिलियरी एक्शन थ्रू उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि भाई ये तो फॉरेन पार्टिकल है, उसको बाहर भेजो। लेकिन लेस देन 10% स्मॉल ड्रॉपलेट रीच द एल्वियोल, ठीक है, लेस देन 10% ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट है वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, अल्वियोली से। फिर ये LAM, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर थ्रू ऑन दी सरफेस ऑफ मैक्रोफाज। मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, मैक्रोफाज है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर रिसेप्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है। और ये है हमारा बेसिलाई बैक्टीरिया, ये क्या है, ट्यूबरकल बेसिलाई बैक्टीरिया। ये बेसिलाई यहाँ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप, ये है बेसिलाई, यहाँ पर क्या हो गया, बाइंड हो गया। और ये मैक्रोफाज है, उसको क्या कर देगा, एंगल्फ कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन, उसको प्रिवेंट करेगा। अब क्या होगा, जब बेसिलाई है वो successful in arresting phagolysosome fusion, then they happily replicate inside the macrophage। मतलब कि एक बार उसने अरेस्ट कर लिया, ये बेसिलाई ने फेगोलाइसोसोम जो फ्यूजन है उसको अरेस्ट कर लिया, तो वो फिर रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन है, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डोरमेंट स्टेज में रहेंगे। क्या होगा, डोरमेंट स्टेज में बेसिलाई रहेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफाज है और ये है बेसिलाई बैक्टीरिया, ये क्या है, बेसिलाई। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा और यहाँ किल भी नहीं होगा बैक्टीरिया, डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट है। जब उसको पता चलेगा कि भाई ये ह्यूमन की अब इम्यून सिस्टम डाउन हो चुकी है, तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देगा। उसको ये मैक्रोफाज को क्या करेगा, फेगोलाइसोसोम एक्टिविटी है उसको अरेस्ट कर लेगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा, मैक्रोफाज को तोड़ देगा और वो रिलीज हो जाएंगे और फिर वो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से उसकी मैकेनिज्म है। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है वो कॉज करेगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस में दो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा कि जो भी इनिशियल इन्फेक्शन है उसे हम कहेंगे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस एंड री इन्फेक्शन उसे हम कहेंगे सेकेंडरी पल्मोनरी इन्फेक्शन। ये प्राइमरी में इनिशियल इन्फेक्शन है, फॉर जनरली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब कि मैंने आपको समझाया कि जब बैक्टीरिया कहाँ चला जाता है, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया किल नहीं हुआ है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि भाई ये जो भी ह्यूमन है उसकी इम्यून सिस्टम अब वीक है, फॉर एग्जाम्पल HIV पेशेंट ले लो, तो HIV में क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगी। तो जब ये बैक्टीरिया मैक्रोफाज में इस तरह से प्रेजेंट है, लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि इम्यून सिस्टम वीक हुई है, तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और ये पूरी बॉडी में क्या कर देगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है गॉन फोकस एंड सिमोन्स फोकस। गॉन फोकस हम किसको जनरली कहते हैं कि जो प्राइमरी पल्मोनरी के लीजन है उसको हम कहेंगे, और सिमोन फोकस इज अ स्मॉल हील्ड और लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस लीजन। जनरली आपको अपर पार्ट ऑफ द लंग में देखने को मिलेगा और ये स्प्रेड किस तरह से होगा, थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। फिर है हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब कि हमारे जो लंग है उसके सिवा भी बहुत सारे ऑर्गन है जिसको अफेक्ट करेगा, लाइक लिम्फ नोड है, प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ये लंग है और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिर है जीनाइटल यूरिनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, स्केलेटल ट्यूबरक्यूलोसिस, ब्रेन में भी अफेक्ट करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस, तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से लेबोरेटरी में
आप टेस्ट करोगे। तो पहले तो स्पेसिमेन कलेक्शन हो गया हमारा, तो आपको क्या करना है कि स्पॉट सैंपल एंड अर्ली मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करना है। स्पॉट सैंपल हम किसे कहेंगे? स्पॉट सैंपल का मतलब कि जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आपके अंडर, आपके ऑब्जर्वेशन अंडर आपको सैंपल कलेक्ट करना है और आपको फिर एक दूसरा कंटेनर देना है और अर्ली मॉर्निंग सैंपल भी आपको कलेक्ट करना है। सैंपल शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 ml होना चाहिए, थिक एंड प्यूरुलेंट, आपको स्पुटम देखने को मिलेगा। फिर है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, उसमें आप क्या करोगे, जो भी सैंपल है, ठीक है, उसका स्मीयर बनाओगे आप स्लाइड पर और फिर आप ZN स्टेन की मदद से स्टेन करोगे और आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई आपको बेसिलाई, पिंक बेसिलाई ऑब्जर्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। फिर दूसरी स्टेनिंग मेथड है, वो है किनियंस कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग। वो भी क्या, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है उससे सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस स्टेनिंग में हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि ZN स्टेन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब कार्बल फ्यूशन स्टेन हम ऐड करेंगे, साथ साथ हम क्या करेंगे, हीट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन किनियंस कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फिनॉल कंसंट्रेशन है वो हम बढ़ा देंगे कार्बल फ्यूशन में, ठीक है। फिर है फ्लोरोसेंस स्टेनिंग। फ्लोरोसेंस स्टेनिंग में आपको येलो कलर के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, डार्क बैकग्राउंड होगा और ये जो मेथड है वो मोर सेंसिटिव है देन दी ZN स्टेनिंग। फिर बात करें हम कल्चर मेथड की, तो कल्चर मेथड में आप सॉलिड मीडिया यूज करते हो और आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि अगर आपको ट्यूबरक्यूलोसिस को, अगर आप सॉलिड मीडिया यूज कर रहे हो, कल्चर मीडिया, तो कौन सा मीडिया आप यूज करोगे? तो वो है हमारा LJ मीडियम, मतलब कि लॉन्स्टन जैनसन मीडियम, ठीक है, लॉन्स्टन जैनसन मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर लिक्विड कल्चर की बात करें तो वहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो मिडलब्रुक 7H9 मीडियम हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि LJ मीडियम है, उसका कंपोजिशन क्या है, कोएगुलेटेड हेंजाइम, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन, एस्पराजिन, मेलेकाइट ग्रेन, और 6 to 8 वीक आपको इंक्यूबेट करना होगा, क्योंकि ये है वो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। फिर कॉलोनीज आपको कैसी देखने को मिलेगी, रफ, टफ एंड बफ कलर्ड कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगी, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। फिर है ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर, उसमें क्या करोगे कि आपको जो सैंपल है वो आपने लिक्विड ड्रॉस में ऐड करना है। 3 to 4 वीक्स में पॉजिटिव रिजल्ट आपको डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर जब आपको नेगेटिव रिजल्ट देना है तो आपको जनरली 6 वीक तक आपको वेट करना होगा। 6 वीक तक आप इंक्यूबेट करोगे जो भी आपका सैंपल है उसको, ठीक है। जनरली कौन सा लिक्विड ग्रोथ यूज होता है, मिडलब्रुक 7H9। फिर है कल्चर आइडेंटिफिकेशन, कि जब आपको कल्चर में आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, या LJ मीडिया हो या फिर लिक्विड ग्रोथ हो, तो फिर आप उसका क्या करोगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग करोगे। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है तो फर्दर आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई MPT64 एंटीजन का डिटेक्शन करोगे, ठीक है, बाय दी रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट। कंफर्मेशन करने के लिए हम ये सारे टेस्ट करते हैं। फिर है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ये भी हम करते हैं, क्यों करते हैं, लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम जनरली ये टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि 0.1 ml ऑफ PPD, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव है, वो इंजेक्ट करेंगे फोरआर्म में। फॉर एग्जांपल ये आपका फोरआर्म है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि 2 दिन के बाद आपको चेक करना है कि ये जो सराउंड में कोई स्वेलिंग, रेडनेस आपको दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो उसकी हम साइज मेजर करेंगे, ठीक है। वो अगर ग्रेटर देन 10 mm है मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है, 6 to 9 है मतलब कि हम कुछ कह नहीं सकते पॉजिटिव है या नेगेटिव, फर्दर हम टेस्ट करेंगे उसके लिए। अगर लेस देन 5 है तो मतलब कि नेगेटिव टेस्ट है। फिर है हमारे मोलिकुलर मेथड, जनरली हम PCR बेस्ड मेथड यूज करते हैं, जीन एक्सपर्ट। इंडिया में जनरली जीन एक्सपर्ट का यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये जो जीन एक्सपर्ट है उसमें हम जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई कॉम्प्लेक्स है उसका DNA, ठीक है, वो डिटेक्ट करेंगे और साथ में रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन प्रेजेंट है या नहीं है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जीन एक्सपर्ट थ्रू।
ताकि हमें जो फर्दर ट्रीटमेंट है उसके बारे में पता चले कि रिफाम्पिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को या नहीं दे सकते हो, ठीक है। फिर डीएसटी ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, वो हम फिनोटाइपिक मेथड एंड जीनोटाइपिक मेथड से करते हैं, ये जनरली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।